हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन हम आए हैं नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक नहीं बोलेंगे, टॉपिक पुराना है। आज क्वेश्चंस कराएंगे। वर्क पावर एनर्जी टॉपिक चल रहा है बेटा, हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट करने से पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स समझते हो, रेजिस्टिंग फोर्स बोलो या अपोजिंग फोर्स बोलो बेटा, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। इसको एग्जाम्पल बोलना गलत है। दिस इज नॉट एग्जाम्पल, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। क्या है कि अगर किसी भी बॉडी पे कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स रोकने वाला या कोई भी अपोजिंग फोर्स काम नहीं करता है, डजंट एक्ट, याद रखना, देन एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, यानी एनर्जी फिर कंजर्व रहती है या सेम रहती है। मतलब मान लो रेजिस्टिंग फोर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वजह से मोशन का अपोज होता है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो एनर्जी सिर्फ फॉर्म बदलेगी, टोटल कोई की वही रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अब हम आते हैं एग्जांपल में। बोलोगे सर ये आपने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं जैसे मैंने क्या कहा। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा, काफी अच्छा सवाल है, अच्छे से सुनना। कि एक स्प्रिंग है जो एक सरफेस से, वॉल से कनेक्टेड है। इसके ऊपर सामने एक मास है जो u वेलोसिटी से चला आ रहा है। मान लो u की वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। मास की वैल्यू है 2 kg। और जब स्प्रिंग देता है किसी भी सवाल में, तो स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट डी होता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है 10 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। सरफेस जो इसने बोला है, ये सरफेस स्मूथ है, साफ बोला है उसने, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। तो बोलना क्या चाह रहा है, बोल ये रहा है कि जब ये मास आया और आकर स्प्रिंग से टकराया, तो टकराने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करता रहा, फुल कंप्रेस कर दिया उसने। तो बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, यानी एक्स को मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन। यही बोला है कि बताओ जब ये मास आकर इसको कंप्रेस करेगा, तो जितना कंप्रेस करता जाएगा मतलब कितना मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, वही एक्स बताना है। व्हाट मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा। आप ये बताइए कि वो उसको कितना, कहां तक मैक्सिमम कंप्रेस कर सकता है। तो आप एक बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा इस सवाल में कि जब, एक बात सोचने वाली है, जब ये मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा कौन, मास, उस समय जो वेलोसिटी होगी मास की वो 0 हो जाएगी। क्यों? जब ये पूरी तरह से दबा देगा तो उस समय, उस पल मास एक पल के लिए रुक जाएगा, तब भी वापस आएगा। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले इनिशियल एनर्जी देखो। इनिशियल एनर्जी, अब इनिशियल एनर्जी किसकी होगी, अब सोचो इनिशियल एनर्जी किसकी होगी, मास की होगी। स्प्रिंग के पास एनर्जी तब आती है जब उसमें इलॉन्गेशन या कंप्रेशन आता है। तो इनिशियल एनर्जी का मतलब क्या है यहां पर, बिफोर कॉलिजन, टक्कर से पहले। तो टक्कर से पहले एनर्जी किसके पास नहीं होगी, इसके पास नहीं होगी। किसके पास होगी, मास के पास होगी। मास के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सी इनिशियल एनर्जी में आ गया बेटा, हाफ mu स्क्वायर। यस, इक्वेशन नंबर 1। फिर अब देखो फाइनल एनर्जी। अब बोलोगे फाइनल एनर्जी का क्या मतलब है यहां सर, फाइनल एनर्जी का मतलब हो है यहां पर, बोलोगे कुछ बच्चे बोलते हैं आफ्टर कोलिजन। नहीं, आफ्टर कोलिजन नहीं। कब आफ्टर कोलिजन, जब ये पूरी तरह से प्रेस हो गया। फाइनल एनर्जी का मतलब एट मैक्सिमम कंप्रेशन। फाइनल का मतलब यहां ये नहीं है कि जब वो बिफोर कोलिजन इनिशियल और फाइनल आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो अभी कंप्रेशन चल ही रहा है, वो फाइनल नहीं है। जब पूरी तरह से कंप्रेस हो गया उसको, उस समय को फाइनल कहेंगे।
तो उस समय क्या होगा बेटा, जब ये पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगा तो ये एनर्जी गायब। अब क्या होगा, जब पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगा तो ये मास उस समय क्या होगा, एक समय के लिए रुक जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म, और ये जब कंप्रेस हो जाएगा तो इसके पास एनर्जी आ जाएगी। कौन सी पढ़ाया था ना मैंने पिछले लेक्चर में, जब कोई चीज खिंच जाती है या दब जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो अब इसके पास एनर्जी आ गई स्प्रिंग के पास, हाफ, क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में देखना, स्प्रिंग एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी हाफ kx²। यहां पे इनिशियल का मतलब है बिफोर कोलिजन, इसके पास नहीं, इसके पास है काइनेटिक। फाइनल का मतलब आफ्टर कोलिजन, मतलब नहीं, सॉरी, आफ्टर कोलिजन नहीं, मैक्सिमम जब कंप्रेशन हो गया। आफ्टर कोलिजन तो कहानी चली रही है, कंप्रेशन हो रहा है, एकदम जब मैक्सिमम कंप्रेस हो गया तो उस समय वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक खत्म और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ओके, ठीक है। अब बताओ, ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी में कोई लॉस वॉस नहीं हुआ, तो आप इक्वेट कर दो इक्वेट। सो व्हाट यू कैन राइट, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इसका मतलब हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ kx²। आप एनर्जी पहले काइनेटिक थी, इसके पास नहीं था, जब ये पूरी तरह से दब गया तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गई। एनर्जी को हम इक्वेट कर सकते हैं, कन्वर्जन हो सकता है, हाफ हाफ हो गया कैंसिल, इसलिए कन्वर्जन हुआ क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, बस हो गया। हमें x निकालना है, तो x² इज इक्वल टू mu² अपॉन k। तो x² है तो x के लिए रूट लगाओगे, u बाहर आ जाएगा रूट से, √m/k, बस हो गया। वैल्यू रखना चाहते हो रख दो, u है 5, अंडर रूट मास है 5, मास है 2, k है 10, 2/10, तो 2/10 भी नीचे √5 आ जाएगा, √5 से 5 कट के ऊपर √5 आ जाएगा। बोलोगे ये जो मैक्सिमम दबेगा कितना कंप्रेस हो जाएगा, √5 मीटर, वो तो वैल्यू रखना। ये था एक सवाल, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल ये है, एग्जाम्पल है, सुनना आप ध्यान से, कि एक आपके पास बॉब स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में एक बॉब है। बॉब जानते हो ना, पेंडुलम जैसे देखा होगा ना, पेंडुलम वॉच, पेंडुलम नहीं होता ऐसे, स्ट्रिंग के साथ एक बॉब, पेंडुलम वॉच जो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करती है, वही तो है। और अभी ये ए पोजीशन पे है, स्ट्रिंग की लंबाई L है। अब इसको यहां से रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, लंबाई L है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, पॉइंट का नाम A है। ब्लैक से लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है ना, ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। अब बताओ बेटा, अब यहां पे इसको रिलीज किया गया, यहां से छोड़ दिया गया, तो u इज इक्वल टू कितना, 0। किसी चीज को जब आप रिलीज करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाती है। सवाल सुनना, अब जब इसको छोड़ा गया, यूं ये नीचे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, मान लो इस पोजीशन का नाम है B पे आ गया, A से B मान लो, अब ये B पे आ गया, तो यहां पे तो u 0 है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है। पहले इसको स्ट्रिंग को हमने हॉरिजॉन्टल रखा था, इसको छोड़ दिया तो यूं आ गया, तो यहां पे वेलोसिटी 0। उसने बोला था जब ये लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, इसको लोएस्ट पॉइंट कहेंगे ना, तो अब बताओ यहां पर वेलोसिटी क्या होगी। और सुनो क्या बोला है, अगर 5% एनर्जी लॉस्ट हो गई, लॉस्ट कम हो गई, क्यों, कोई फोर्स होगा जो एनर्जी को घटा रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी तो फ्रिक्शन ही जैसा होता है ना, एयर में जो काम करता है। मतलब कहने का कि जो ए पे एनर्जी है उतनी एनर्जी बी पे नहीं है। जब यहां से आया तो एयर रेजिस्टेंस के कारण 5% एनर्जी लॉस्ट हो गई। यानी कहना ये चाह रहा है, कहना ये भाई साहब क्या कहना चाह रहा है कि जो एनर्जी होगी इसके हिसाब से बी पे जो एनर्जी अब आएगी वो ए की एनर्जी का 5% तो लॉस हो गया बेटा, 5% तो लॉस हो गया, तो कितना एनर्जी बच गया, 95% एनर्जी ऑफ एट ए। मतलब जो ए पे एनर्जी थी उसका 95% बी पे है, 100% नहीं है, सेम एनर्जी नहीं है, एनर्जी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म यहां पे नहीं हो पाई, 5% लॉस हो गया, तो बी पे एनर्जी ए पर की एनर्जी का 95%। अब सुनो बी पे कौन सी एनर्जी होगी, सोचने वाली बात है। ये लोएस्ट पॉइंट है, इसको लोग ग्राउंड मानते हैं,
और ग्राउंड पे आने के बाद आपको अच्छे से पता है बेटा, हाइट वाइट सब खत्म हो जाती है। इसको हाइट पे मानो, इसको ग्राउंड पे मानो, लेंथ एल है। तो जब ग्राउंड पे आ गया तो ग्राउंड पे खत्म, हाइट खत्म, जो भी होगा सिर्फ काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू। अब जब आप ए पे हो तो ए पे वेलोसिटी नहीं है तो वहां काइनेटिक नहीं होगी। हाँ, ए पर हाइट है, हाइट ऐसे नहीं देखी जाती है, हाइट ग्राउंड, इसको ग्राउंड मानते हैं लोएस्ट को, हाइट यूं देखी जाती है, लेवल की हाइट एल, हाइट एल है ना, यहां पे एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एम जी एच, एच को क्या बोलो एल। क्या बोला है, ए से जब बी आया तो बी पे आने के बाद 5% एनर्जी एयर रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो गई, यानी बी पे एनर्जी ए की एनर्जी का 95%। अब बी पे एनर्जी होगी क्या, बी पे तो हाइट है नहीं, बी पे तो सिर्फ वेलोसिटी है, तो वहां पे हाफ एम वी स्क्वायर। ए पे कौन सी एनर्जी होगी, वहां पे वेलोसिटी नहीं है, यहां पे हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में इलोंगेशन से बनती है, कंप्रेशन से बनती है, हाइट में हाइट के कारण बनती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कितनी हाइट पे ये है, ए पॉइंट जमीन से कितनी हाइट पे है, ग्राउंड लेवल से कितनी है, एल, तो एम जी एल। हाइट ऐसे नहीं देखते, हाइट ऐसे देखते हैं लेवल तक, ठीक है। एम एम हो गया कैंसिल, v निकाल दो, v इजिकल टू कितना आ गया बेटा, ध्यान से देखो, एक मिनट सॉरी, इंटू 95/100 भी तो होगा, अरे यार b पे एनर्जी जो है वो a की एनर्जी का 95% है, 100% बराबर थोड़ी है, साफ लिखा है ना। क्यों, यहां से आने में 5% एनर्जी लॉस हो गई, यानी b पे एनर्जी a की एनर्जी का 95%, b पे होगी सिर्फ काइनेटिक, ए पे क्या होगा पोटेंशियल, इसका 95%, ठीक है। एम एम कट गया, अब वी स्क्वायर कर लो, कितना आ गया बेटा, देखिए 2gl इंटू 95/100, बस। अब आपको सॉल्व करना है, मैं क्या कर सकता हूं आप खुद बताओ, gl इंटू 95/50, 2 से 2 कट गया। अब वैल्यू रख दो, वी स्क्वायर इजिकल टू जी की वैल्यू 9.8 लो या 10 लो, जो लेंथ है गिवन था 1.5 मीटर, एल के जगह पे 1.5 रख दो, इंटू 95 रख दो, अपॉन 50 रख दो। अब क्या करना है, डेसिमल हटाओगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 95 इंटू 15 अपॉन 50, डेसिमल से 10 कट जाएगा, ये वी स्क्वायर आया, तो वी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 95 इंटू 15 अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड। बाकी सॉल्व करते रहना, आ गया वी, यहां पर की वेलोसिटी आ गई। यहां पर की एनर्जी, इस एनर्जी का यहां पर की एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल, काइनेटिक नहीं, यहां पर काइनेटिक पोटेंशियल नहीं, यहां पर की एनर्जी, यहां पर की एनर्जी का 95%, क्यों, 5% एनर्जी लॉस है, इक्वेट कर दो, यू गेट द वी। अब बेटा वर्क एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं, पता है या नहीं, मैंने पढ़ाया था, उसी पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हमेशा बॉडी में, किसी भी चीज में, मशीन में या बॉडी में 2 पावर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पावर होता है इनपुट पावर और एक पावर होता है आउटपुट पावर। अब बोलोगे इनपुट पावर और आउटपुट पावर में फर्क क्या है सर? फर्क यह है कि आपके पास जो भी पावर इकट्ठा, हमारे बॉडी में बहुत सारा पावर इकट्ठा है, बहुत सारा, तो वो हमारा इनपुट पावर है। अब हम उस पावर का कितना यूज कर पा रहे हैं वर्क करने में, तो वो आउटपुट पावर है। तो आउटपुट पावर जो आपने पढ़ा था ना फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम, आपने पढ़ा था ना, वर्क अपॉन टाइम, ये पता है कौन सा पावर होता है? आउटपुट पावर होता है। जो रेट ऑफ वर्क डन से निकलता है वो आउटपुट, वर्क तो आउटपुट में जाता है ना, ध्यान रखना। फिर एक चीज होती है, मैंने पहले भी पढ़ाया था, इफिशिएंसी। हर चीज की, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, पिछले वीडियोस में है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर चीज की इफिशिएंसी होती है बेटा। वो निकालने का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और अगर इफिशिएंसी परसेंटेज में दे रखा है तो इंटू 100 इधर करना पड़ता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कॉन्सेप्ट को हमेशा संभाल के रखना अपने पास, कहीं जाने मत देना। 2 तरह के पावर, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट पावर वो होता है जो वर्क डन से निकलता है, उसे कहते हैं आउटपुट पावर। और इनपुट पावर जो हमारे अंदर स्टोर होती है। फॉर्मूला निकालने का क्या है एफिशिएंसी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला क्या निकालने का है? एफिशिएंसी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर।
राइट। चलिए अब बोलोगे सर आपने ये सब क्यों पढ़ाया, मैं आपको बताता हूं ये सब क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। एक पंप है, मोटर पंप, पंप जानते हो जो पानी निकालता है, एक पंप है, पंप जो पानी निकालता है। देयर इज अ पंप, जैसे हम वाटर निकालते हैं, पानी निकालते हैं, मोटर घरों में चलता है ना, पंप है। वो क्या है बेटा कि यहां पर एक टैंक है, टैंक, यहां पे क्या है, टैंक, कितनी हाइट पे टैंक है, h, और यहां पे आपका लगा है मोटर। होता क्या है, मोटर चलता है, पानी ऊपर पानी निकलकर वाटर जाकर फिर ऊपर जाकर हाइट पे टैंक रखा होता है, वहां पे पानी भरा जाता है, टैंक भर जाता है। सवाल यह है कि एक पंप है, पंप जिसके चलने से, मोटर के चलने से वाटर जमीन से खींच करके, वाटर ग्राउंड से निकालकर वो एक टैंक में जाकर फुल हो रहा है। और टैंक कितनी हाइट पे है, हाइट का दे रखा है टैंक का, ये जो टैंक है ना, टैंक की हाइट गिवन है बेटा, किसकी हाइट गिवन है, टैंक, ध्यान रखना। टैंक जो रखा है वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा है, साफ लिखा है, और टैंक की हाइट गिवन है 40 मीटर, 40 मीटर, जमीन से टैंक की हाइट 40 मीटर, और 15 मिनट में, 15 मिनट को सेकंड में बदल दोगे तो 15 इंटू 60, 900 सेकंड में ये टैंक पूरा भर जा रहा है, टैंक फुल बंद। और जो वॉल्यूम है पूरे टैंक का वो 30 मीटर क्यूब। क्या चीज गिवन है, एक मोटर चल रहा है, मोटर से वाटर ग्राउंड से पुल करके वो वाटर एक टैंक में जाके भर रहा है। टैंक की हाइट गिवन है 40 मीटर पे हाइट है, और 15 मिनट यानी 900 सेकंड में टैंक फुल हो जा रहा है। टैंक का वॉल्यूम गिवन है 30 मीटर क्यूब। तो बोला है कि आखिर इस मोटर का इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर जिससे वो चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर याद रखना इनपुट पावर में जाएगा बेटा, जिससे मोटर चल रहा है वो इनपुट पावर, और जो वर्क डन के थ्रू जो निकलेगा वो आउटपुट पावर। तो पूछा है मोटर का इलेक्ट्रिक पावर कितना कंज्यूम हुआ जब हम मोटर को चला रहे थे, दैट इज इनपुट पावर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। कोई भी चीज को जब आप नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे लाओ, एक बात ध्यान रखना, उसमें जो वर्क डन होता है वो होता है mgh, क्योंकि mg वहां फोर्स है और h डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखना mgh। बोलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी थी हाइट पे, हाँ वही वर्क डन होता है, चाहे नीचे से ऊपर लाओ या ऊपर से नीचे लाओ, वर्क डन mgh होता है। फिर आप निकालो वर्क डन, आपको पता है कि जब वाटर जाएगा तो बोलोगे सर अब पंगा फंस गया सर, या तो सर वॉल्यूम है। तो बताओ तो बेटा, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे मास इज इक्वल टू डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी नहीं दे आप याद रखना 1000 होती है, और वॉल्यूम किसका, टैंक का। तो अरे यार टैंक का वॉल्यूम या वाटर का वॉल्यूम बात एक ही होगा, अरे टैंक भरोगे तो वॉल्यूम तो उतना ही हो जाएगा वाटर का भी ना जितना टैंक का है। तो हम निकाल रहे हैं मास किसका, वाटर का, जो 15 मिनट में ऊपर तक गया और फुल किया। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी वाटर की फिक्स होती है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 30। तो कितना आ गया बेटा 3 इंटू 10⁴। ये किसका मास आया, वाटर का, क्योंकि क्या दिया हुआ था, वाटर जब जाके टैंक में भरेगा तो वाटर का वॉल्यूम तो वही होगा जो टैंक का वॉल्यूम है। वॉल्यूम पता है हमें वाटर का 30 मीटर क्यूब, बट हमें मास चाहिए, क्योंकि वर्क डन में मास चाहिए। मास नहीं दिया तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो उतना ही होगा जितना टैंक का है उतना ही भरेगा, टैंक के वॉल्यूम से ज्यादा थोड़ी भर जाएगा। तो डेंसिटी, अब वाटर की डेंसिटी नहीं दे तो भूलना मत, वाटर की डेंसिटी याद रखना फिक्स होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलिए अब निकालिए वर्क डन, ठीक है आ गया। अब निकालो आउटपुट पावर। कैसे निकलता है आउटपुट पावर बेटा, क्या फॉर्मूला था बोलिए आउटपुट पावर का, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना हुआ, mgh/T, निकाल देते हैं। मास कितना 3 इंटू 10⁴, जी को मैं लेता हूं 10, हाइट को लेता हूं 40, और टाइम को लेता हूं 900 सेकेंड। बस अब रख दो, सारी वैल्यू उठाकर हमने रख दिया, काट कूट के 1 0 2 0 4 2 6 0 कट गया। आंसर क्या आ जाएगा बेटा
12/9 4/3 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट, ये आ गया आउटपुट पावर। ठीक है, एक चीज और गिवन था इस सवाल में, ये जो मोटर है ना इसकी एफिशिएंसी भी बोला था उसने 30% है। क्या क्या गिवन था, कितनी हाइट पे टैंक है, क्या गिवन था 15 मिनट में टैंक फुल हो रहा है, क्या गिवन था टैंक का वॉल्यूम, और क्या गिवन था मोटर की एफिशिएंसी 30%। तो आप बोलोगे सर बस खत्म होने वाली बात है, आपने अभी पढ़ाया एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में हो तो क्या फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है 30% इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और जब एफिशिएंसी परसेंटेज में हो तो इधर भी क्या आ जाएगा 100 है ना, इंटू 100। बस 30% को खोल दो 30% को बेटा खोल दो, परसेंट हटाओ, अरे सब हट गया भाई क्या हो गया, कोई बात नहीं दोबारा लिख देते हैं 30% को 30/100 है ना, एफिशिएंसी 30%, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100। अब आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालना था, तो इलेक्ट्रिक पावर तो इनपुट पावर है, आपको क्या निकालना था बेटा इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर ही तो इनपुट पावर है, वही इनपुट पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर जिससे मशीन चल रही है, और आउटपुट पावर जो वर्क से निकल के आ रहा है, बस निकाल दो इनपुट पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर। सॉल्व कर दोगे ना आराम से, 4 0 और 2 0 और मिल गया, 6 0 और 2 0 और चला गया 8 0, फिर 1 0 कट गया, कट कुट के लास्ट में आ जाएगा बेटा 4/9 इंटू 10 टू द पावर 7 वॉट। यह आ गया आपका इनपुट पावर यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कैंसिल 6 0 2 0 और चला गया 8 0 में से 1 0 कट जाएगा, बाकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो दिस इज द इनपुट पावर आई मीन इलेक्ट्रिक पावर। तो ये हमने एफिशिएंसी पे एक सवाल कराया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये वर्क पावर एनर्जी में ये भी आता है कि जरा बताइए व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी आता है, ध्यान से सुनो। तो कहा यह जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है, जरा सुनो। मान लो ऐसे मैं समझाता हूं, आप ध्यान से देखना। मान लो हमें एक ब्लू मुझे पसंद नहीं है, मुझे ब्लैक पसंद है, तो ब्लैक से ही मैं लिखता हूं बेटा, नाराज मत हो जाना। मान लो हमें ए से बी जाना है और ए से बी आप ऐसे होकर ऐसे भी आ रहे हो और ए से बी आप ऐसे भी आ रहे हो, तो कहा यह जाता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी पे हमेशा नीचे लगता है, चाहे आप ऐसे आओ तब भी नीचे लगेगा, ऐसे आओ तब भी नीचे लगेगा, इधर होके जाओ तब भी नीचे लगेगा। कहा यह गया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे बॉडी ए से बी ऐसे आए चाहे ऐसे आए, जो वर्क डन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। किसका वर्क डन कौन करता है, फोर्स। तो जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, चाहे वो ऐसे आए चाहे वो ऐसे आए चाहे वो ऐसे आए, अगर उसी जगह से चल के उसी जगह पे पहुंचे और पाथ अलग अलग हो, तब उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, अगर उस फोर्स का वर्क डन पाथ के बदलने से वर्क डन पे कोई चेंज ना आए। आई मीन टू से उस फोर्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स जिस फोर्स का वर्क डन पाथ के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप कैसे भी आओ। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। mg का वर्क डन हमेशा सेम रहता है, चाहे आप ऐसे आओ किसी भी रास्ते से आओ, अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन वही है तो वर्क डन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। रही बात नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है बेटा जिसके कारण एनर्जी में लॉस होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, बहुत सारे फोर्स हैं। लिक्विड में पढ़ाऊंगा विस्कस फोर्स। जिस फोर्स के कारण साइंस में एनर्जी लॉस होती है, जिस फोर्स के कारण साइंस में एनर्जी में कमी आती है, उसे कहते हैं व्हाट वी से
व्हाट वी से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स जिसका फोर्स नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज आपको कराए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, तो मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। उस टॉपिक का नाम होगा मोशन इन वर्टिकल सर्कल, और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा कॉलिजन। तो आप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको जरूर समझ में आया होगा। और हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ मिलेंगे बेटा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक शेयर कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।